हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। और आज के हम इस वीडियो में जेपीएससी से रिलेटेड हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आपको यहाँ दिख ही रहा होगा कि हम टीएनटी एक्ट के बारे में हम आज कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और ये एमसीक्यू क्या है, जो हमने पिछला वीडियो में आपको थ्योरी दिया था सीएनटी का, बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स, कि कैसे कैसे ब्रिटिश का एंट्री हुआ है ना। जो हमारे अंग्रेज था, अंग्रेज का झारखंड में कैसे आगमन हुआ, एंट्री हुआ था, है ना, कौन सा ईयर में हुआ था, कौन सा एरिया में हुआ था। उसी के बेस पे हम मैंने एमसीक्यू तैयार किया। ठीक है, तो पहले हमने आपको थियरी दे दिया। अब उस थियरी को कितना आप समझ पाए, नहीं समझ पाए, अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं इसका प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। वो वीडियो नंबर 1 था सीएनटी एक्ट का, और आज का जो वीडियो है वीडियो नंबर 2 है। क्लियर? तो यहाँ से सीएनटी एक्ट अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स है, प्लस लेंदी भी है ना, लेंदी भी है। अब इस कॉम्प्लेक्स और लेंदी को आप बिना प्रैक्टिस किए, बिना कॉन्सेप्ट को समझे, आप जेपीएससी में इसका वेटेज काफी होता है। सीएनटी है, उसके बाद एसपीटी है, और दोनों मिलता जुलता आपका जमीन संबंधी कानून है। तो एक अगर समझ में आता है, अगर एक पकड़ में आ जाएगा, दूसरा भी ऑटोमेटिक पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स को समझना इतना इजी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम आज डिस्कस करेंगे 20 एमसीक्यू। तो यहाँ से आप अपने देखिएगा, है ना, मेरे आंसर से बताइए, पहले आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी स्कोर आपका आता है ना, कमेंट में आप कोशिश कीजिएगा कि कमेंट में दे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यही आपका जो है ना फाउंडेशन तैयार करेगा, है ना। और पता चलेगा कि आपका फाउंडेशन किस लेवल का है, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये नंबर जो दिख रहा है, हमारा जेपीएससी का जो बैच चल रहा है ना, आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। ऑल राइट, तो चलिए विदाउट फर्दर डिले हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आपको क्या लग रहा है कि ये क्वेश्चन इतना बेसिक्स के जेपीएससी में पूछता है? बिल्कुल पूछता है बेसिक्स क्वेश्चन। अगर आप 7 to 10 जेपीएससी का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे पीटी का, ठीक है, तो उसमें से यही सेम क्वेश्चन था। बट उस यहाँ पे मैंने क्या पूछा, पहले क्वेश्चन समझो। अंग्रेजों ने झारखंड क्षेत्र में प्रवेश कब किया, ये कब है, ठीक है। और 7 to 10 जेपीएससी का जो क्वेश्चन था, कब के कुछ जगह पे क्या था, कि कहाँ से एंट्री मारा था, कहाँ से प्रवेश किया था, ठीक है। कब से को सिर्फ रिप्लेस किया, कहाँ से, बस। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कहाँ पूछ सकता है तो कब क्यों नहीं पूछ सकता है। एज सिंपल एज दैट। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका सिंपल आंसर है, आपको आंसर आपको एक नोटबुक में लेना है ना। आपको देखना है कि आपका 1 का कौन सा कितना सही, मैंने बताया ना कि 20 में आउट ऑफ कितना मार्क्स आता है। और कमेंट में जो भी आता है 15/20, 20/20, है ना, आपको कमेंट कर देना है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, है ना। इसका आंसर मैंने आपको जो पिछला वीडियो था उससे में बताया था कि जो टॉपिक पढ़ाया था आपको, कि ब्रिटिश का एंट्री कहाँ से हुआ, ठीक है, कौन सा एरिया से हुआ था। और बताया था कि आपको कौन सा इश्यू में क्या था। मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि इसका जो आंसर होगा 1769। 1769 में ये एंट्री मारा था कौन सा एरिया से, सिंहभूम का क्षेत्र से, ठीक है, सिंहभूम वाला एरिया से एंट्री मारा था। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन समझ में आ गया, क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि अंग्रेज ने, ब्रिटिश ने इंटर किया झारखंड में कब। ऑप्शन नंबर 30। अब 7 to 10 जब पीएससी का क्या क्वेश्चन था, कहाँ से क्या था, तो उसका आंसर होगा सिंहभूम। दो, यहाँ से दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो जब एंट्री ब्रिटिश कर रहा था, तो उस टाइम हमारे झारखंड था, उसको किस नाम से जाना जाता था, छोटा नागपुर, राइट, छोटा नागपुर। अब छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो उस टाइम पे रूल जो था, रूलर बेसिकली अंडर द रूल ऑफ महाराजा छोटा नागपुर। तो इस छोटा नागपुर का जो रूलर था, वही पूछ रहा है कि रूलर का क्या नाम था, जो शासक था, ठीक है। मतलब आप देखो, सब ऐसा समझने की कोशिश करो। कह रहा है कि छोटा नागपुर के महाराजा के शासन में, अब छोटा नागपुर के महाराजा का के टाइम पे छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता था, है ना, शासक तो ये था, है ना, इसको मैं बताऊंगा अभी। तो उसको बोला जाता पढ़ा किंगडम। जो ऑप्शन नंबर ये है ना, पढ़ा राजा, पढ़ा या तो पढ़ा, जो भी बोलना है, पढ़ा किंगडम, ठीक है।
और ये पढ़ा जो किंगडम मतलब एक तरह से राजा साम्राज्य, है ना, ये तो पूरा का पूरा साम्राज्य हो गया, राइट, साम्राज्य हो गया, किंगडम हो गया, और उसको पढ़ा राजा बोल देते हैं। ठीक है, साम्राज्य का जो साम्राज्य को लीड करे क्या बोलेंगे, राजा बोलेंगे, रूलर को क्या बोलेंगे, शासक को। इस पूरा पूरा का पूरा हम बोल रहे हैं पढ़ा, एक सेकंड ना, पढ़ा क्या बोल दिया हमने, हमने बताया कि इसको, जस्ट सेकंड गाइस, कहाँ गया उसका अनडू का ऑप्शन, जस्ट सेकंड ना, और इरेज कर देते हैं, ठीक है, कोई नहीं। देखो, मैंने क्या बताया, पढ़ा राजा, पढ़ा राजा, और राजा कहाँ पे राज करेगा, साम्राज्य पे, उसको क्या बोलते हैं, पढ़ा साम्राज्य, बस इतने ही है, कुछ नहीं। ठीक है, पढ़ा साम्राज्य, ऑल राइट। बट इसमें से एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, ये जो पढ़ा राजा थे सिर्फ पढ़ा साम्राज्य का ही हेड नहीं थे, मतलब रूलर नहीं थे, ये बोल लो, हेड बोल लो या तो लीडर बोल लो, राइट। ये और के भी थे, इसके पढ़ा राज साम्राज्य के तो था ही था, वो किसका भी था, मुंडा का भी था। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किसका और था, हो सकता है, तो ये स्टार मार्क की याद रखिएगा कि मुंडा का भी वो हेड थे। ठीक है, मुंडा का भी हेड थे, कौन, पढ़ा राजा, जो कि पढ़ा जो किंगडम है पढ़ा साम्राज्य का, राइट। दो क्वेश्चन देख लिया, थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, पढ़ो। ये कह रहा है, पहले पढ़िए आप, अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या उसका हो सकता है, राइट। देखो, मैंने क्या बताया इसको, अभी बताया नहीं, बताने वाला हूँ कि कलेक्टरों के आने से पहले जिलों की देखरेख के लिए किसे नियुक्त किया गया था। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको थियरी वाला वीडियो में बताया था। ठीक है, पिछला वीडियो बार बार कह रहा हूँ कि आप देख लेना अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है। तो मैंने बताया था सबसे पहले क्या था, भारतीय एजेंट आया था, इंडियन एजेंट की पोस्ट बनी थी, है ना, इंडियन एजेंट, इंडियन एजेंट। उसके बाद हमारा क्या बना था, ना, ये इस क्वेश्चन का हालांकि आंसर अमिल होगा, है ना, बता देता हूँ, ठीक है। अमिल की पोस्ट बनी थी, अमिल की पोस्ट के बाद हमारा कलेक्टर की पोस्ट बनी थी, कलेक्टर की पोस्ट। उसके बाद हमारा बना था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, यही बना था, यही बना था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ था, ये भी मैंने आपको बताया था कि हेड क्वार्टर कहाँ था, कोलकाता में था। ठीक है, राजस्व बोर्ड बोल लो, है ना, राजस्व बोर्ड। अमिल का हिंदी अमिल ही होगा, कलेक्टर मतलब कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर आज भी बोलते हैं कलेक्टर। और ये भारतीय एजेंट, भारतीय एजेंट। तो क्वेश्चन देखिए, अगर आप देखेंगे सीक्वेंस वाइज, तो हमने आपको क्या बताया, पहला में इंडियन एजेंट, सेकंड में आपका अमिल, थर्ड में कलेक्टर, और फोर्थ में आपका हो गया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो कह रहा है कि कलेक्टरों के आने से पहले, कलेक्टर आने से पहले कौन था, अमिल, अमिल। ठीक है, अमिल हो गया, राइट, हो गया। यही क्या कर रहा था, जिलों की देखरेख देखरेख करते थे, कौन, अमिल। जिलों की देखरेख कौन करता था, अमिल। कब, कलेक्टर के आने से पहले और भारतीय एजेंट के बाद। और भारतीय जो एजेंट था इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, मैंने आपको इसका भी हेडक्वार्टर बताया था, जैसे कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कोलकाता था, इसका मैंने बताया था मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, राइट। ये भी आपको ध्यान में रखना। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर अमिल, राइट, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और ये जो अमिल जो होता था, डायरेक्टली अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता था, ऑब्वियसली नथिंग बट ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स, है ना, मतलब अंग्रेजों के द्वारा ये जो इनकी नियुक्ति होती थी, किसकी, अमीलों की। ठीक है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। तो ये सब आपका फंडामेंटल क्वेश्चन है ना, ये सब आपका बेसिक्स क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है सीएनटी एक्ट को आगे जाने के लिए, है ना। तो यहीं से आपका तय करता है कि आपका आने वाला जो चैप्टर्स है ना, सीएनटी और सेक्शन, वो कितना स्ट्रांग होगा। अगर ये सब स्ट्रांग नहीं है तो वो भी स्ट्रांग नहीं होगा, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है कि वेयर वॉज द हेड ऑफिस ऑफ इंडियन एजेंट्स। मैंने आपको बताया है ना, इंडियन एजेंट्स, अभी अभी पिछला स्लाइड में बताया था, इंडियन एजेंट्स, फिर अमील, राइट, अमील, देन आपका कलेक्टर, कलेक्टर, उसके बाद क्या बताया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता बताया, कोलकाता, और इसका इंडियन एजेंट का कहाँ पे, मुर्शिदाबाद। ठीक है, उसी पे बेस पे क्वेश्चन है, वेयर वाज द हेड ऑफिस ऑफ इंडियन एजेंट्स। एंड इंडियन एजेंट्स को मैंने बता दिया ऑलरेडी, मुर्शिदाबाद। इंडियन एजेंट का कहाँ है, भारतीय का मुर्शिदाबाद। ठीक है, ये पिछला इसमें भी बताया था, देखो यहाँ पे क्या बताया था, मुर्शिदाबाद, इंडियन एजेंट, तो सेम क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो इसका आंसर मुर्शिदाबाद।
ये समझ में आ गया। और इसको अपॉइंट कौन करता है, मैंने बताया कि अमिल को क्या, ये सारा की जो पोस्ट है 1 2 3 है ना, ये ब्रिटिश के द्वारा क्रिएट किया गया था, ठीक है, चाहे अमिल हो चाहे इंडियन है। क्लियर। चलो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आपका तैयारी है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 1831 और 32 के दौरान कौन सा महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था। ये काफी बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप जेपीएससी का तैयारी नहीं भी करते हो, अगर थोड़ा सा भी झारखंड जी के पढ़े हुए हो, तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि मुंडा रेवेलियन, कोल, संथाल एंड उरांव। मुंडा, कोल और संथाल और उरांव। तो देखिए ये अभी हम बात कर रहे हैं 1831-32 की, मतलब ब्रिटिश आने के थोड़ा सा बाद। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ब्रिटिश कब आया। यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन मैंने बताया, ब्रिटिश की एंट्री कब हुई। ब्रिटिश की एंट्री हमारी पहला क्वेश्चन में कब हुआ, देखो 1769 है, मतलब एक मोटा मोटी सोच लो 70 के आसपास, ठीक है, 70 के आसपास। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी कौन सा, 70, ये देखो ये 70 के बाद, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर इधर, मतलब इधर हो गया आपका 30 साल और इधर 30 साल, मतलब आफ्टर 60 years ऑफ अराइवल इन झारखंड, है ना, झारखंड में 60 साल आने के बाद कौन सा होता है। तो ये आपका होता है ना कोल विद्रोह। जो है ना कोल विद्रोह है, कोल विद्रोह होता है 1831 और 32। और ये जो विद्रोह का मेन कारण है वही ब्रिटिश का जो लैंड रेगुलेशन, जो सीएनटी एक्ट का जो फाउंडेशन है, ठीक है। आप यही सब जो विद्रोह होगा ना, तब उसको समझ में आएगा, किसको, अंग्रेजों को, कि जो आपका ट्राइबल का, ट्राइब्स का, मतलब जनजातियों का जमीन जो है ना, उसका एक्विजिशन करना इतना इजी नहीं है ना। उस पर हम टैक्स ज़्यादा हम इम्पोज नहीं कर सकते हैं, जमींदारी सिस्टम हम ज़्यादा नहीं थोप सकते हैं, राइट। तो ये सब हम देखेंगे, बट फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये बेसिकली क्या था, ये रैयतों के द्वारा, अब रैयत एक टर्म आता है, इस सबको हम आगे देखेंगे, ठीक है, रैयतों के द्वारा, ठीक है, जमींदारों, देखो क्या था, आप ये चीज समझना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रिटिश है टॉप लेवल पे, ठीक है, यहाँ पे आपका जमींदार सब है, और यहाँ पे आपका रैयत है, ठीक है। ये हो गया ब्रिटिश, ये हो गया जमींदार, और ये आपका हो गया रैयत, ठीक है, रैयत हिंदी में लिख देता हूँ, रैयत। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रिटिश डायरेक्ट रैयत से बात नहीं करता था, है ना, जो भी उसको लगान चुकाना हो जमीन का, जो भी उसको मतलब दमनकारी नीति हो, वो ब्रिटिश बात करता था जमींदार से, और जमींदार बात करता था रैयत से, ठीक है। ये था प्रोसेस। तो जो दबाव होता था, प्रेशर होता था, है ना, वो आपका जमींदार से रैयत के पास आता था, और रैयत क्या करता था, यहाँ पे एक विद्रोह करता है, जिसी उसी विद्रोह को हम क्या बोल रहे हैं, कोल विद्रोह, ठीक है। किसके, जो ये दमनकारी नीति जो थोपेंगे, है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कर, टैक्स लगाएंगे जमीन पे, राइट। ये हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब 6 क्या कह रहा है, देखिए 6 क्या कह रहा है, पहले अच्छा इसका ये चला गया ना, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, तो हाँ, पहले समझ ले, तो हिंदी वाला समझ लो, इंग्लिश वाला बाद में समझा देता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि इस क्षेत्र में, इस मतलब अभी में हम कहाँ पे क्षेत्र पे हैं, हम छोटानागपुर के क्षेत्र में हैं, ठीक है, सीएनटी पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली छोटानागपुर की बात करेंगे, ठीक है। तो इस क्षेत्र में अंग्रेजों का मूल उद्देश्य क्या था, ठीक है। कह रहा है कि आदिवासी का कल्याण करना, भूमि राजस्व का संग्रह करना, झारखंड पर नियंत्रण नियंत्रण प्राप्त करना, और ईसाई मिशनरी की स्थापना करना, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इंग्लिश में देखते हैं। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश इन द रीजन। कह रहा है कि ट्राइबल का वेलफेयर करना, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करना, टू गेन कंट्रोल ओवर झारखंड, स्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। आप क्या क्या लग रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्या होना चाहिए। मैंने आपको यहीं पे हिंट दे दिया, देखिए जो ये लैंड रेवेन्यू है ना, लैंड रेवेन्यू बताया कि ये जो विद्रोह हुआ था किसके अगेंस्ट में हुआ था, है ना, वो ये जो टैक्स लिखा है ना, टैक्स, टैक्स कर, इसी के विद्रोह में हुआ था, ठीक है। तो अब ब्रिटिश का क्या मकसद हुआ कि भाई वो आपका कल्याण के लिए आया है, ट्राइबल को वेलफेयर के लिए बिल्कुल नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिंदी में, आदिवासी कल्याण के लिए बिल्कुल नहीं, आदिवासी किसी के कल्याण के लिए नहीं आया था, तो खासकर आदिवासी क्या, उसका कल्याण कैसे करेगा। टू गेन कंट्रोल ओवर, देखिए वो उसको ऐसा कुछ नहीं था कि हमको झारखंड में कंट्रोल ही करना है, ठीक है, उसका था कंट्रोल करना, ठीक है। बट उसका जो मेन पर्पस था, मेन पर्पस में अगर देखा जाए, तो रेवेन्यू कलेक्शन करना जमीन से, ठीक है, क्योंकि हम जमीन से रिलेटेड कानून पढ़ रहे हैं सीएनटी एक्ट से, राइट, लैंड रिलेटेड रेगुलेशन। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बहुत लोग को लगेगा कि नहीं झारखंड में
कंट्रोल गेन करने के लिए आ रहे हैं। हाँ, आपका कुछ हद तक सही है, बट मैंने मेन पर्पस पूछा हूँ, है ना, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा कि लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब भूमि राजस्व का संग्रह करना। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। सेवेंथ नंबर देखते हैं। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन क्या है? सेवेंथ नंबर पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि विच एक्ट वाज यूज्ड फॉर लैंड एक्विजिशन बाय ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश। ठीक है, अंग्रेजों ने भूमि नीलामी के लिए किस अधिनियम का उपयोग किया? अब जब भूमि का नीलामी होगा, अब देखिए, यही यहीं पे आता है कॉन्सेप्ट। मैंने ये चीज आपको समझाया था अगेन, वो थियोरी वाला वीडियो में। थियोरी वाला वीडियो में ये वाला नीलामी की बात कर रहा है, मतलब ऑक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, ऑक्शंस। ऑक्शन कब होता है? मैंने बताया, जो चतरा का एक देखा था, चतरा कलेक्टर। अगर क्वेश्चन देखा क्या चतरा कलेक्टर का? अगर नहीं देखा है तो आपको तो पता ही है ना, चतरा कलेक्टर वाला। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है हालांकि चतरा, बट ये वाला नहीं। ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूँ उस चतरा का क्या सीन था। चतरा कलेक्टर, ऐसे आप सेंटी में पढ़ते हो तो नाम कभी ना कभी सुने होंगे चतरा कलेक्टर का। ये क्या होता था, ये जो हमने बोला ना कि पूरा का पूरा जो छोटा नागपुर का क्षेत्र था, ठीक है, छोटा नागपुर का क्षेत्र, उसमें ब्रिटिश जो टैक्स कलेक्ट करता था कि पूरा का पूरा एरिया का, वो जाता था कहाँ पे? चतरा कलेक्टर के पास। कहाँ? चतरा कलेक्टर के पास। और इसमें से भी बहुत सारे क्या होते थे, ये होते थे, जैसे कि आपका जो किंगडम, किंगडम हुआ ना, किंगडम, ये हमने साम्राज्य देखा अभी ऊपर में, साम्राज्य वाला देखा, समझ में आया? अब कौन कौन सा साम्राज्य देखा देखिए यहाँ पे, है ना, ऐसे पढ़ना पड़ेगा वो रिलेट करके। देखिए, आपका रामगढ़ साम्राज्य, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पढ़ा साम्राज्य, तो ये सब जितने भी थे, टैक्स इन लोगों का कहाँ पे ज्यादा था? चतरा कलेक्टर के पास। कहाँ पे? चतरा कलेक्टर के पास। और जो भी टैक्स चतरा कलेक्टर को नहीं देते थे, और चतरा कलेक्टर फाइनली कहाँ पे जाता था इसका टैक्स? का टैक्स ज्यादा था ब्रिटिश के पास। ठीक, और ये टैक्स जो भी साम्राज्य, रामगढ़ साम्राज्य हो, है ना, पलामू साम्राज्य हो, पढ़ा साम्राज्य हो, है ना, पलामू साम्राज्य फॉर एग्जाम्पल लिख लो, ऐसा बहुत सारे थे। ठीक है, बट ओवरऑल क्या था, वो छोटा नागपुर का ही क्षेत्र था ना, ओवरऑल छोटा नागपुर का क्षेत्र था, बट वो साम्राज्य में डिवाइडेड था। तो कोई भी अगर टैक्स अनपेड था, मतलब अनेबल टू पेड, मतलब हम वो पे नहीं करना कर पा रहा था, या तो करना नहीं चाह रहा था, जो भी हो, टैक्स अगर नहीं मतलब बॉटम लाइन इज, अगर टैक्स नहीं दिया, तो ये जो साम्राज्य है, इसका जमीन का क्या होता था? नीलामी होता था। क्या होता था? नीलामी होता था। तो कह रहा है कि जो नीलामी हो रहा है, वो किस कानून के तहत हो रहा है, किस अधिनियम के तहत हो रहा है? देखिए, किस अधिनियम के तहत हो रहा है, किस कानून के अधीन? ये जो जमीन का मैंने बता समझा दिया, किस अधिनियम के तहत हो रहा है। तो ये आपका है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अब थाना सिस्टम आपको पढ़ना है, थाना सिस्टम क्या होता है ना, ये भी नहीं है, ये विनियम भी नहीं है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम भी नहीं है, थाना सिस्टम होता था। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता था, जितना भी जितना भी आपका क्या बोलते हैं, कुछ गलत हो गया क्या? 1809 नहीं, सही है। ठीक है, जितना भी क्या होता था कि ऑक्शन होता था। अब ऑक्शन कैसे होगा? अब अगेन, आपको कुछ टर्म अभी समझ में शायद नहीं होगा। जो जमींदार होगा, है ना, जमींदार, जागीरदार, इस सब का डेफिनेशन आगे बताऊंगा मैं। जमींदार, जागीरदार, रैयत, ये सब क्या है? ये सब का जो जमीन होता था, नीलामी होता था। ठीक है, नीलामी हो जाता था। क्यों? अगर आपने टैक्स ब्रिटिश को नहीं दिया, ब्रिटिश को इन द सेंस आप उस समय देते थे चतरा कलेक्टर को। ठीक है, चतरा कलेक्टर को, चतरा का कलेक्टर को, और इनडायरेक्टली जाता था ब्रिटिश को। अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो नीलामी होता था, और वो होता था थाना प्रणाली अधिनियम के तहत। मतलब आपका जो ठीक है, ऑल राइट, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट? ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि अब हमारा जो सिस्टम है, आई थिंक इट्स रॉन्ग आई गेस, जस्ट अ सेकंड गाइस, मुझे लग रहा है इसमें कंफ्यूजन होगा, नहीं थाना वाला नहीं होगा, सॉरी, वही मेरे को लग रहा है, नहीं थाना अधिनियम नहीं है, थाना अधिनियम नहीं है। इसका आंसर होगा
1793 रेगुलेशन जो एक्ट था ना, ये वाला, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बताया है ना, इसको आप थोड़ा सुधार कर लीजिए। ये रेगुलेशन एक्ट, वही मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा कहीं गलत बता रहा हूँ। ये थाना अधिनियम बाद में आएगा, क्वेश्चन अभी मैं आगे लिखूंगा, है ना, बताऊंगा। ये जो रेगुलेशन एक्ट 1793 है, यहाँ पे होता था। ठीक है, समझ में आ गया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं, 8 पे जाते हैं। इसको कहाँ पे गया, 8, हाँ 8 दिख रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों, ओके। 8 कह रहा है कि कोल विद्रोह, मैंने अभी एक एक देखा था, कोल विद्रोह देखा ना अभी ऊपर में, ठीक है, उसी को कह रहा है कि शासन पर क्या प्रभाव पड़ा। कोल विद्रोह के जैसे हुआ, रिवोल्ट हुआ। एक क्वेश्चन देखा ना दोस्त, यहाँ पे देखो, कोल विद्रोह, यहाँ पे देखो कोल विद्रोह देखा, 5 का, 5 का देखा कोल विद्रोह, राइट, कोल विद्रोह, वही देखा 5 का ऑप्शन। 5 का क्या था, कोल विद्रोह था। अब कोल विद्रोह जब हुआ, तो कह रहा है कि ब्रिटिश पे असर क्या हुआ, आपसे वो पूछ रहा है, क्यों, कि अगर आपने विद्रोह किया, उन लोगों का क्या था कि टैक्स कलेक्ट करना, मेन पर्पस क्या था ब्रिटिश का, टैक्स कलेक्ट करना। और कोल अगर विद्रोह कर रहा है तो अब कुछ ना कुछ असर तो होगा। तो कह रहा है क्या, कह रहा है कि बिना किसी बदलाव के शांति बहाल हो गई, नहीं भाई। अगर कोई कोई अगर विद्रोह हो रहा है ना, किस कोई ना कोई कारण होगा, तो किसी और उस उसको विद्रोह को दबाने के मतलब शांत करने के लिए कोई बदलाव किए बिना शांति नहीं हो सकता है। इसे पूरी तरह से न, नजरअंदाज कर दिया गया, ये भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। ठीक है, मतलब दोनों लगभग लगभग ए और बी क्या है, कि आपका सेम टाइप का ऑप्शन लग रहा है। ठीक कह रहा है कि प्रशासन को एहसास हुआ कि आदिवासी मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है, ये थोड़ा सही लग रहा है। विद्रोह को बिना किसी सुधार पूरी तरह से दबा दिया गया, नहीं ये भी नहीं हुआ। ठीक है, ये जो प्रशासन ने थोड़ा सा माइनर चेंज किया था, है ना, माइनर चेंज किया हुआ था। ठीक है, तो यही ऑप्शन है कि द एडमिनिस्ट्रेशन रियलाइज ट्राइबल इशू नीडेड सम अटेंशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब क्या हुआ था, अब ब्रिटिशर्स को भी एहसास होने लगा था कि अब हमको आदिवासी का जो इश्यूज है ना, आदिवासी का जो इश्यूज है, कंसर्न है ना, हमको एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है, एड्रेस करने की जरूरत है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि कोल विद्रोह का ब्रिटिश पर क्या शासन पड़ा, कि वो बोला था कि अब हमको एहसास हो गया, रियलाइज्ड हो गया, है ना, कंसर्न उनको सुनना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हु गाइडेड द भुइंहरी सर्वे। देखो, भुइंहरी सर्वे, तो सबसे पहले आपको डेट भी याद है कि कौन सा डेट पे हुआ था। मार्गदर्शन किसने किया, किसने किया था, कैप्टन कैमैक, ये तो आपका ब्रिटिश का कैप्टन थे, है ना। जब झारखंड में एंट्री हुई, है ना, तो ये इसके ही लीडरशिप पे हुआ था, है ना, यही लीडरशिप थे, मतलब लीडरशिप ब्रिटिश की तरफ से थे। इसी के टाइम पे झारखंड में ब्रिटिश का आगमन हुआ, एंट्री हुआ। तो ये नहीं हो सकता, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं हो सकता, ये भी नहीं सकता, है ना। महाराजा छोटा नागपुर, ये तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लिया था, राइट, तो झारखंड के थे। तो ये हुआ था बाबू राखलदास हल्दार। ठीक है, कौन सा, बाबू राखलदास हल्दार। तो और इसका मेन काम क्या था, इस सर्वे का, जो भुइंहरी सर्वे हुआ, इस सर्वे का मेन काम क्या था, कि टू आइडेंटिफाई कौन सा लैंड, ट्राइबल लैंड, ट्राइबल लैंड मतलब आदिवासी का जो जमीन है, उसको चिन्हित करना। ठीक है, आइडेंटिफाई मतलब चिन्हित करना। तो अगर हिसाब से देखो तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा बैठता है, ऑप्शन नंबर सी बैठ रहा है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। 10 क्या कह रहा है कि व्हेन वाज छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट मेड इफेक्टिव। दो चीज होता है, एक इफेक्टिव और दूसरा, दूसरा आपका ड्राफ्ट, है ना। एक आपका ड्राफ्ट बनेगा, दूसरा उसका इफेक्टिव होगा, है ना। इफेक्टिव में कब से लाया जाएगा, ठीक है, तो कह रहा है कि कब इफेक्ट में लाया गया। इजी क्वेश्चन है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन क्या का देखो, कह रहा है कि 9 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर, 11 नवंबर, दिस सिंपल सा ऑप्शन जो 11 नवंबर है 1908, इजी क्वेश्चन है, ये आया था इफेक्ट में। क्लियर हो गया, कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ जाते हैं। कह रहा है कि अंडर व्हिच एक्ट द छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट सैंक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हो। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, है ना, इस अधिनियम के तहत स्वीकृत मिला।
कह रहा है कि इंडियन काउंसिल एक्ट, रेगुलेशन एक्ट, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, ब्रिटिश टेनेंसी एक्ट, ऐसा कुछ नाम करके होता नहीं है। ब्रिटिश काश्तकारी अधिनियम, हाँ स्थायी बंदोबस्त होता है, बट इससे कोई लेना देना नहीं है। रेगुलेशन एक्ट, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका, ये वाला, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 वाला, है ना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्विकली जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 देखिए, 12 क्या कह रहा है कि हुईच रेबेलियन, मतलब विद्रोह, इन्फ्लुएंस द नीड फॉर लैंड रिफॉर्म्स। हमने बार बार देखा इसको, अभी हमने देखा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12। इस विद्रोह का हमने ऑलरेडी दो क्वेश्चन देख चुका था, दो क्वेश्चन है ना, तो सेम क्वेश्चन है। दिस इज नथिंग बट कोल रिवोल्ट और कोल रेवोलियन, ठीक है, रिवोल्ट। तो कोल विद्रोह के ही कारण, तो आपको पता है अब सबसे पहले क्या किया, कोल विद्रोह हुआ, है ना, जब कौन, ब्रिटिश ने टैक्स इम्पोज किया। पहला क्वेश्चन वो देखा था। सेकंड देखा कि जब फिर से कोल विद्रोह हुआ तो ब्रिटिश को क्या एहसास हुआ, वो वाला क्वेश्चन समझ में आया? रियलाइज हुआ कि हमें अब जो लैंड जो राइट्स है ना, और यू कैन से ट्राइबल का जो राइट्स है, उसको हमें अटेंशन देने की जरूरत है, वही वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी आपका कोल विद्रोह हो जाएगा। कोल विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब किस विद्रोह ने भूमि सुधारों की आवश्यकता को प्रभावित किया, ठीक है, समझ में आएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। 13 पे चलते हैं। 13 भी इजी क्वेश्चन है। रैयतों के उत्पीड़न का मुख्य कारण क्या था? सेम मैंने बताया आपको, क्या उत्पीड़न कारण हो सकता है। कह रहा है कि लो प्रोडक्टिविटी एंड हाई रेवेन्यू डिमांड्स मेन रीजन फॉर ऑप्रेसिव ऑफ रैयत। रैयतों के उत्पीड़न, मतलब देखो यहाँ पे मैंने बताया कि ब्रिटिश है, यहाँ पे जमींदार है, यहाँ पे आपका रैयत है। अब रैयतों के उत्पीड़न, यहाँ पे जो रैयत लोग मर रहे हैं, का जो पीड़ा है, किस लिए हो रहा है? कह रहा है कि कम उत्पादकता एंड उच्च राजस्व मांग। सेकंड, प्रशासन में प्रतिनिधित्व की कमी, ठीक है, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट, और फेलियर ऑफ जमींदारी टू टैक्स टू पे टैक्स। तो सबसे पहले मैं तब से बता रहा हूँ, ब्रिटिश का एक ही काम है ना, पहले तीन पोस्ट बना था, है ना, इंडियन एजेंट, अमील, देन कलेक्टर, राइट, देन आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सबका क्या काम था मैंने बताया कि टैक्स टैक्स टैक्स, ठीक है। तो रेवेन्यू मतलब वही टैक्स वाला काम है, ठीक है। तो पीड़ा का सबसे जो कारण था, मुख्य कारण क्या था? कम उत्पादकता और उच्च राजस्व मांग। क्योंकि उस जो जमीन था लैंड में, है ना, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी नहीं, उत्पादन भी नहीं हो रहा था, प्लस ऊपर से उच्च राजस्व मांग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर हम 14 पे जाते हैं, ठीक है। 14 क्या कह रहा है, 14, व्हाट सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन दिस। इसका हमने थोड़ा सा पहले जिक्र कर लिया था ना, जो थाना सिस्टम था, इसका आंसर ये होगा, थाना सिस्टम, थाना व्यवस्था। अब थाना व्यवस्था कब किया गया था, ये डेट याद रखना है, 4 जून 1809, ठीक है। अब कहाँ पे लाया गया था? रामगढ़ एरिया, रामगढ़, रामगढ़, ठीक है, मजिस्ट्रेट ऑफ रामगढ़, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 पे जाते हैं। 15 पे, 15 क्या कह रहा है, वेयर वॉज द कलेक्ट्रेट एस्टेब्लिश। हमने देख लिया इसका, है ना, इसका कहाँ पे था, कह रहा है कि चतरा, रामगढ़, पलामू, रोहिणी, ठीक है। तो ऑप्शन में कंफ्यूज मत कीजिएगा, है ना। रामगढ़ में क्या था, थाना सिस्टम था, थाना व्यवस्था। और ये आपका जो चतरा है, आपको मैंने समझाया था पहला एक दो क्वेश्चन में कि जब टैक्स पे होता था, चतरा कलेक्टर को ही किया जाता था, ठीक है। जितने भी छोटा नागपुर के थे एरिया, सब साम्राज्य, वो सब, एंड देन लेटर पॉइंट ऑफ टाइम इट्स, आई मीन लेटर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब फाइनली इट एंड्स विथ ब्रिटिशर्स, ओके। ये हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16, 16 क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि व्हाट वाज द एम द भुइंयारी सर्वे। मैंने बताया पहले तो क्या हुआ था कि राखल दास बनर्जी, है ना, बनर्जी इधर क्या था, जो भी है, राखल दास,
तो उसके कारण हमारा क्या हुआ यहाँ पे, आ, ये था बनर्जी नहीं था, हलदर था, है ना, हलदर, अकलदास हलदर, हलदर या हलदार जो भी बोलना है, ठीक है, हलदर। इसके नेतृत्व में भुइंयारी सर्वे हुआ। अच्छी बात है। कब? 1862 में शुरू हुआ और यहाँ तक चला, मतलब ऑलमोस्ट 5 या 7 साल चला, ठीक है, 7 इयर्स। तो कह रहा है इसका मेन रीजन क्या था, मैंने इसी क्वेश्चन में आपको बता दिया था। पिछला क्वेश्चन कहाँ गया? हम्म, देखो यहाँ पे टू आइडेंटिफाई ट्राइबल लैंड, टू आइडेंटिफाई ट्राइबल लैंड, यही वाला क्वेश्चन था ना, भुइंयारी सर्वे का। मतलब जो आदिवासी जमीन है ना, ट्राइबल मतलब क्या होता है? आदिवासी। और आदिवासी जमीन को चिन्हित करने का ही काम इस सर्वे में किया गया था, जो कि 1862 में स्टार्ट हुआ था और 1890। तो ये भी पूछ सकता है कि आपका ये जो सर्वे कितने साल में चला, इसके नेतृत्व में किया गया, नाम याद रखना है, और किस पर्पस के लिए किया गया था वो भी आपको याद रखना है। तो पर्पस क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, टू आइडेंटिफाई ट्राइबल लैंड्स, राइट, आदिवासी भूमि की पहचान करना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? आ रहा है समझ में? क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जाते हैं। 17 क्या कर रहा है, अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन अच्छा है कि कैसा है आपको थोड़ा देखिएगा, कि व्हिच ट्राइबल कम्युनिटीज वेर यूनाइटेड अगेंस्ट ब्रिटिश ऑपरेशन। आपने देखा जो ब्रिटिश आया, ब्रिटिश की एंट्री हुई, हमने देखा कौन सा एरिया पे हुआ वो भी देखा, किस ईयर में हुआ वो भी देखा। यहाँ पे हमारा छोटा नागपुर है, ठीक है। अब छोटा नागपुर में एंट्री होता है तो सबसे पहले हमने देखा कोल विद्रोह हुआ, ठीक है, कोल रेवेलियन। उसके साथ साथ अब बहुत सारे यहाँ पे ट्राइबल है झारखंड में, है ना, ट्राइबल थे, है अभी भी। फॉर एग्जाम्पल मुंडा, ओराव, संथाल, हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। तो कह रहा है कि कौन से जो ट्राइबल्स थे, कम्युनिटीज थे, है ना, कम्युनिटीज, ठीक है, कौन से आदिवासी समुदाय एकजुट हुए थे। देखिए कह रहा है कि मुंडा और उरांव, संथाल और भील, मानकी, उराव, मुंडा, संथाल, उराव एंड संथाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ये भी सही है ना, मुंडा और उरांव। बट आपका मुंडा और उरांव के साथ साथ मानकी लोग भी थे, संथाल भी थे। अगर कोई देता ऑप्शन यहाँ पे अदर कम्युनिटीज, मतलब अदर समुदाय, तो वो भी ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब जितना भी मेजर ट्राइब थे, है ना, मानकी, उरांव, मुंडा, संथाल, मानकी, उरांव, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलो हम बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की। कह रहा है कि व्हिच रिबेलियन वाज कॉज्ड बाय स्ट्रिक्ट लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। ये क्वेश्चन बार बार घूम रहा है ना, बार बार आपको डिफरेंट टाइप से पूछ रहा है अगेन, कि सशक्त मतलब एक तरह से स्ट्रिक्ट भू राजस्व संग्रह के कारण कौन सा विद्रोह हुआ था? कोल रिवोल्ट हुआ, कोल रिवोल्ट हुआ। हमने बार बार देखा है इसको, डेट भी याद रखना है, ठीक है, डेट को भी याद कर लेते हैं। अब 19 की तरफ चलते हैं ना। तो ये ऑप्शन आपको देखना ही नहीं है कि ये संथाल है कि बिरसा आंदोलन है, ये सब बहुत बात की बात है, राइट, ये सब बहुत लेटर पॉइंट ऑफ टाइम है। हम अभी कहाँ पे हैं? जस्ट ब्रिटिश का आगमन हुआ है, अभी सीएनटी एक्ट बनने, मतलब बनने की प्रक्रिया में है। क्यों? क्योंकि अभी हम सर्वे करा रहे हैं, भूमि को चिन्हित कर रहे हैं, है ना, कि कौन सा आदिवासी का जमीन है, कितने साल लगे, वो सब उस फेज में हम है। तो अभी हमारा संथाल विद्रोह, बिरसा आंदोलन और तना भगत आंदोलन अभी अभी तो नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो फिर देखते हैं अभी 19, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 कह रहा है, पढ़िए आप लोग तब तक। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि व्हाट वाज द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रेस्पॉन्स टू द कोल रिबेलियन। अगेन, जब भी आपका सीएनटी से रिलेटेड अगर आता है ना स्टार्टिंग में रिविलियन, तो कोल रिविलियन आपका आंसर हमेशा होगा। देखिए ये भी आपको मैं बता दिया कि जो रेस्पॉन्स क्या था, कोल विद्रोह पर ब्रिटिश शासन की क्या प्रतिक्रिया था। मैंने बताया कि छोटा मोटा सुधार किए थे, तो ऑप्शन नंबर बी सीधे सीधे आपको क्या हो जाएगा, माइनर रिफॉर्म्स हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि उन्होंने अटेंशन दिया कि भाई ट्राइबल का जो कंसर्न है ना, उसको एड्रेस करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि जो लोग का डिमांड है पूरा का पूरा डिमांड को फुलफिल कर दे, है ना, पूरा पूरा डिमांड को फुलफिल कर, ऐसा भी नहीं है, छोटे मोटे सुधार किए, है ना। तो इंट्रोड्यूस माइनर रिफॉर्म्स बाय ब्रिटिशर्स, है ना, अंग्रेजों के द्वारा माइनर रिफॉर्म्स और छोटे मोटे सुधार किए गए, ये भी सत्य है। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट डिड द ड्राफ्ट ऑफ द सीएनटी एक्ट एम टू अचीव। अब हमारा सीएनटी एक्ट का जो ड्राफ्ट बन रहा है ना, उसका क्या, ड्राफ्ट मतलब क्या हो गया, प्रस्ताव हो गया। अब इस प्रस्ताव का, है ना, क्या उद्देश्य होगा?
इस अधिनियम का क्या उद्देश्य होगा, कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल, है ना, एंड एक्वायर न्यू लैंड्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइब, हम ट्राइबल का डिस्प्लेसमेंट क्यों करेंगे, है ना, गलत, गलत हो गया यहीं पे, ठीक है। कह रहा है कि रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। अब रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन करना तो उसका मेन पर्पस था किसका, ब्रिटिश का, बट सीएनटी एक्ट का मकसद नहीं। हमको हमारा मकसद पूछ रहा है कि सीएनटी एक्ट का मकसद बताओ, ना कि ब्रिटिश का मकसद बताओ। तो बहुत लोग रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन को लगा कि ब्रिटिश है तो हम सीएनटी को मतलब ऐसा होगा, नहीं, ये तो गलत हो गया। सीएनटी एक्ट का मतलब क्या है था कि जो ट्राइबल लैंड है, आदिवासी जो जमीन है, उसको संरक्षण देना। तो क्या काम है, संरक्षण देना मतलब प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना। कैसे, कि जो आदिवासी का जमीन है ना, आदिवासी से जो आपका गैर आदिवासी है, नॉन ट्राइबल है, नॉन ट्राइबल गैर आदिवासी में ट्रांसफर ना हो, वही है। तो आपको देखिए देखिए कि जनजातीय भूमि की सुरक्षा करना, है ना। बाकी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कह रहा है कि खदान की जमीन को बढ़ावा देना, नो, आपको कंफ्यूज कर रहा है। राजस्व को अधिकतम करना, नो, ये तो ब्रिटिश का मेन था, सीएनटी का नहीं है। जनजातीय भूमि का रक्षा करना, यस, जनजातियों की व्यवस्था, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप कमेंट कीजिएगा अपना आंसर, आंसर कि कितना सही हुआ, प्लस आपका जो ये क्वेश्चन का लेवल है, जो क्वेश्चन का लेवल है, हमारा जो क्वेश्चन का लेवल है सेट करने का, क्वेश्चन का लेवल कैसा है कमेंट कीजिएगा। और ये आपको क्या लग रहा है, आपको फाउंडेशन, आपको कुछ फायदा हुआ कि सीएनटी एट हमको पढ़ना क्या है, किस टाइप से पढ़ना है, राइट, वो भी आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। मैं आपका कमेंट देखूंगा, आपका देखेंगे वीडियो कितना लाइक आ रहा है, फिर हम आगे का प्लान करेंगे, सारे सेक्शन और इस टाइप का कॉन्सेप्ट के साथ, और एमसीक्यू सॉल्व किए जाएंगे और थियरी का भी वीडियो लाया जाएगा, ठीक है। अगेन मिलते हैं किसी और वीडियो के लिए, वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।